बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम अनीता और दूसरे का नाम सुनीता था। अनीता की माँ बचपन में ही चल बसी थीं, इसलिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ अनीता को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, हर वक्त उसे डांटते रहती थी। कहाँ मर गई थी तू? कब से बोल रही हूँ कि आटा पिसाला और तू अभी तक जंगल में है। क्या बस दिन भर घूमने के लिए पैदा हुई है? माँ, मैं पानी भरने गई थी और फिर सूखी लकड़ी भी ले आई। मुझे बहाने मत सुना। जब देखो तब रोनी सूरत लेकर खड़ी रहती है। न घर का काम ढंग से करती है न खेत का। अब जल्दी जाकर गेहूं पिसवा ला। ममता, सच बोलूं तो तुम्हारा सिर्फ नाम ही ममता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ममता नाम की कोई चीज नहीं है। अब तुम्हें क्या हो गया है? क्या बोल रहे हो? और सच बोल रहा हूं। क्या तुम्हें अनिता पर बिल्कुल दया नहीं आती? बेचारी बच्ची सारा दिन घर का और बाहर का काम करती रहती हैं, और फिर भी तुम उसे चार बातें और सुनाते रहती हो। तुम कभी सुनीता को कोई काम क्यों नहीं करने बोलती? वो तो सारा दिन गांव में घूमती रहती है। कभी उससे भी घर का कुछ काम करवा लिया करो। सुनो, तुम अपना काम करो, मुझे ज्यादा भाषण मत दो। अनीता, तुम क्या कर रही हो? पिताजी, माँ ने ये गेहूं पिसवाने को बोला है, बस वही ले जा रही हूँ। बेटा, मुझे कभी कभी बहुत पछतावा होता है कि मैंने तो ये दूसरी शादी तेरे लिए की थी कि तुझे एक माँ मिल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ये शादी करके तेरी जिंदगी और बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दें बेटा। पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे माँ से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो माँ से बहुत प्यार करती हूँ। बेटा, तू इतनी अच्छी है कि तुझे दूसरों में कभी कोई बुराई नहीं दिखती। अच्छा, अब तू जा, मैं ये गेहूं लेकर जाता हूँ। सुबह होते ही अनीता सबसे पहले मंदिर जाती और घर वापस आकर घर का सारा काम करती, और दोनों माँ बेटी सारा दिन गांव में घूमती रहती थी। ममता अपनी बेटी सुनीता को बहुत प्यार करती थी और अनीता ममता के प्यार के लिए तरसते रहती थी। कुछ महीनों बाद ममता ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। ममता ने अनीता की शादी एक गरीब किसान से किया और अपनी बेटी की शादी गांव के अमीर साहूकार के बेटे से कर दी। अनीता का पति बहुत ही मेहनती किसान था। वो सारा दिन बहुत मेहनत करता, तब जाकर रात के खाने के लिए कुछ सामान लापता था। सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ खेती से हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आप बोलो तो मैं घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दूं क्या? मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है। अनीता, मुझे पता है मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। वो तो मैं सारा दिन घर बैठे रहती हूँ, इसलिए सोचा कि कुछ कम कर लूँ। 2 पैसे भी घर में आ जाएंगे। ठीक है अनीता, तुम्हें जैसा ठीक लगे। अगले दिन अनीता गांव की औरतों को अपने सिलाई के बारे में बताती हैं। तभी उसकी बहन सुनीता वहां आ जाती हैं और उसका मजाक बनाते हुए बोलती हैं, मैंने सुना है कि तुमने नया काम शुरू किया है। अब तुम लोगों के घर जाकर उनके कपड़े मांगोगी और सिलाई करोगी। चलो अच्छा है, खाने के लिए तुम लोगों के पास कुछ पैसे तो आ जाएंगे। वैसे मेरी ये साड़ी देखो, पूरे 2000 की है। कल ही मेरे पति ने दिलवाया है। वैसे तुम लोगों ने कभी 2000 रुपये देखे हैं? अनीता अपनी बहन की बात चुपचाप सुनती हैं और कुछ नहीं बोलती हैं। दूर खड़ा अनीता का पति सब कुछ देख रहा था। जब अनीता घर पर आई तो उसके पति मोहन ने पूछा, आज जब तुम्हारी बहन हमारी गरीबी का मजाक बना रही थी तो तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? अरे आप बुरा मत मानो, सुनीता थोड़ी नासमझ है। उसकी बातों पर मैं ध्यान नहीं देती। अनीता, तुम किस मिट्टी की बनी हो? क्या तुम्हें कभी उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करती। और रही गरीबी की बात, तो मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। अनीता बहुत लगन और मेहनत से अपना काम करने लगी।
धीरे धीरे उसका काम बहुत बढ़ने लगा और लोगों को भी उसका काम बहुत पसंद आने लगा। अनीता सिलाई का काम अपने हाथों से ही करती थी, लेकिन अब काम ज्यादा होने के कारण उसे एक सिलाई मशीन की जरूरत होने लगी। एक दिन उसने अपने पति से बोला, सुनिए, मुझे अब एक सिलाई मशीन लेनी होगी। आपको तो पता ही है कि मेरे पास अब बहुत ज़्यादा सिलाई के कपड़े आने लगे हैं और हाथों से सिलाई करने में ज़्यादा समय लगता है। मैंने कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं, मशीन के लिए थोड़े बहुत आपके पास हैं, तो लगाकर एक मशीन ले आइए। अनीता, तुम्हें तो पता है कि खेती से मैं कितने पैसे जोड़ पाता हूँ। जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास है भी तो हमारे घर खर्च के लिए है। तुम्हें तो पता है कि खेती में रोज तो आमदनी होती नहीं। आपकी बात सही है, हम सारे पैसे मशीन पर खर्च नहीं कर सकते। मैं एक काम करती हूँ, अपने पिताजी से कुछ पैसे मांग लेती हूँ और उन्हें हम धीरे धीरे चुका देंगे। पिताजी मुझे पैसे ज़रूर देंगे। दूसरे दिन अनीता बहुत उम्मीद के साथ अपने पिता के घर जाती और पिता को अपने काम के बारे में बताती हैं और बोलती है, पिताजी, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा, इसलिए मुझे एक सिलाई मशीन की आवश्यकता है, जिसके आ जाने से मेरा काम और बेहतर हो जाएगा। मैंने मशीन के लिए कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ रहे। पिताजी मुझे बोलते हुए बहुत झिझक हो रही है। क्या बेटा, बोल ना। क्या तुझे पैसे चाहिए? हाँ पिताजी, अगर आप थोड़े पैसे दे दें तो बहुत मदद हो जाएगी। मैं आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगी। ये तू क्या बोल रही है? भला पिता के पैसे भी चुकाने पड़ते हैं। तू रुक, मैं अभी पैसे लेकर आता हूं। अनीता के पिता पैसे लेने के लिए अंदर जाते हैं। तभी ममता, जो बाप बेटी की सारी बात सुन चुकी थी, वो आ जाती है और अनीता को भला बुरा सुनाने लगती हैं। क्या तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती? क्या तेरा पति तुझे एक मशीन भी नहीं दिल सकता? इतना निकम्मा है तेरा पति। अनीता चुपचाप सब सुन रही थी, तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं। ममता, तुम ये क्या बोल रही हो? चुप हो जाओ। हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही चुप कराओगे। हमारे पीठ पीछे ये सब कुछ अपनी बेटी को ही दे देना। मैं और मेरी बेटी तो सौतेले हैं ना। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई जो मैं पैसे मांगने आ गई। माँ, सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी। मेरे पति बहुत अच्छे और मेहनती इंसान हैं। मेरे पति के लिए कुछ बुरा मत बोलिए, क्योंकि आपने ही मुझे इतना अच्छा पति चुनकर दिया है। अनीता इतना बोलकर वहां से घर चली जाती है। अनीता घर आकर अपने कामों में लग जाती हैं। शाम को जब उसका पति खेत से लौटकर आता है तो अनीता से पूछता है, अनीता, क्या तुम पिताजी के घर पैसे मांगने गई थी? अनीता बहुत हिचकते हुए झूठ बोल देती है, नहीं, मैं नहीं गई थी। दरअसल मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन और हाथों से ही सिलाई करके बचे हुए पैसे भी जोड़ लूंगी। अनीता, तुमने बहुत अच्छा किया। दरअसल मैं भी तुम्हें मना ही करने वाला था। कुछ दिनों के बाद मेरे भी फसल तैयार हो जाएंगे तो उन्हें बेचकर भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, तब हम तुम्हारी सिलाई मशीन ले लेंगे। अब दोनों पति पत्नी अपने अपने कामों में जी जान से मेहनत करने लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन सुनीता अनीता के घर आती है। अनीता, अनीता, कहाँ हो तुम? अनीता सुनीता की आवाज सुनकर जल्दी से बाहर आती है। अरे सुनीता, तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आओ बहन, अंदर आओ। मैं कोई तुम्हारे घर बैठने नहीं आई हूँ। दरअसल पिताजी ने मेरे नौकर से खबर भिजवाया है, माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम दोनों को घर बुलाया है। क्या माँ की तबीयत खराब है? हाँ, और मैं घर ही जा रही हूँ। तुम्हें भी चलना है तो साथ चल। हाँ हाँ सुनीता, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। घर पहुंचते ही दोनों बहनों ने पिता पर सवालों की बौछार कर दी। पिताजी, क्या हुआ है माँ को? बताइए पिताजी, क्या हुआ है माँ को? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी माँ की दोनों किडनियां फेल हो गई है। ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? हाँ बेटा। तो पिताजी, इसका क्या इलाज है? डॉक्टर ने कुछ तो बताया होगा ना? बेटा, उन्होंने बोला है कि हमें जल्द से जल्द उसकी किडनी बदलवानी होगी।
मैंने डॉक्टर से बोला कि आप मेरी एक किडनी ले लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मेरी इस उम्र में ऑपरेशन सही नहीं। तो फिर पिताजी अब क्या करेंगे? सुनीता, डॉक्टर ने बोला है कि तुम ममता की अपनी बेटी हो, तो तुम्हारी किडनी उससे मैच करेगी। बेटा, क्या तुम दोगी अपनी माँ को किडनी? पिता की ये बात सुनकर सुनीता गुस्सा हो जाती है। पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? भला मैं इसी उम्र में एक किडनी दे दूं? अभी तो मेरी सारी जिंदगी बाकी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो... नहीं पिताजी, आप कहीं और पता कीजिए। इतना बोलकर सुनीता घर से चली जाती हैं। अनीता चुपचाप बेबस पिता को देखती है और बोलती हैं, पिताजी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अपनी एक किडनी माँ को दूंगी। अनीता की ये बात सुनकर उसके पिता उसे सिर्फ देखते रह जाते हैं। पिताजी, आप डॉक्टर से बात करके ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन हो जाता है। ममता बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और जब उसे पता चलता कि उसे अनीता ने अपनी एक किडनी दी है तो उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अनीता से बोलती है, बेटी, अब माफ कर दे मुझे। मैंने तुझे कभी माँ जैसा प्यार नहीं दिया, लेकिन आज तू मेरी बेटी से भी बढ़कर निकली। जब मुझे मेरी खुद की बेटी ने मारता हुआ छोड़ दिया, तब तुमने बिना कुछ सोचे मेरी जान बचा ली। आप तो मेरी माँ ही थी, बस आपने थोड़ा देर से महसूस किया। आज मैं इतना तो जान गई कि जरूरी नहीं कि हमेशा खून के रिश्ते ही अपने हों। अनीता ने अपनी अच्छाई से अपनी माँ का दिल जीत ही लिया। अनीता माँ का प्यार पाकर बहुत खुश होती हैं। बहुत समय पहले की बात है। हाजीपुर नाम के गांव में ढिल्लू नाम का एक लड़का रहता था। उसका नाम ही उसकी प्रवृत्ति को दर्शाता था। वो बिल्कुल ढीला और कामचोर था और उसे केवल आराम करना पसंद था। वो दिन भर या तो सोता रहता या फिर इधर उधर आवारागर्दी करता था। ढिल्लू के पिता रामचरण जी बेहद मेहनती और ईमानदार इंसान थे। उसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। तब से उसके पिता ने ही उसकी देखभाल करके उसे बड़ा किया था। लेकिन बेटे की ऐसी आदतों ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। ये लड़का मेरी मेहनत की कमाई का मोल नहीं समझता। मैंने इसे कितनी बार समझाया, लेकिन सब बेकार। अरे नालायक, उठ, जब देखो सोता रहता है। अरे पिताजी, मैं सो नहीं रहा, बस ऐसे ही लेटा था। बेटा, जीवन आराम करना के लिए नहीं है। मेहनत करने से ही सुख और सम्मान मिलता है। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो आगे क्या करोगे? अरे पिताजी, इतनी चिंता मत किया करो, मैं तो अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जीऊंगा। उन्होंने ढिल्लू को कई बार समझाया, लेकिन ढिल्लू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसलिए रामचरण की आंखों में चिंता और निराशा झलकती थी। अरे भाई रामचरण, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं रमेश, मेरा लड़का तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। हर वक्त सोता रहता है या फिर आवारागर्दी करता रहता है। मैं तो परेशान हो गया हूं। ऐसे कब तक चलेगा? देखो रामचरण, मेरी मानो तो अब इसका इलाज एक ही है कि तुम उसकी शादी कर दो। जब इसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो शायद उसकी आलसी आदतें बदल जाएंगी। शायद तुम सही कह रहे हो। यही इसका हल हो। मैं जल्दी ही इसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढता हूँ। तुम्हारे नज़र में भी कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। हाँ हाँ, बिल्कुल। कुछ ही दिनों में रामचरण जी ने ममता नाम की लड़की से ढिल्लू की शादी कर दी। ममता बहुत ही सुंदर और मेहनती लड़की थी। ममता जैसी लड़की के आने से मुझे पूरा यकीन है कि ढिल्लू का आलस्य दूर हो जाएगा और अब वो जिम्मेदार बनेगा। शादी के बाद भी ढिल्लू की आदत नहीं बदली, बल्कि वो पहले से भी अधिक आलसी हो गया था। क्या ये आदमी कभी सुधरेगा? इतनी मेहनत से सब कुछ संभाल रही हूं, लेकिन ये बस सोता रहता है। सुनो जी। क्या है? मुझे सोने दो। आप मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। इनसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अपने पति की इन हरकतों से ममता बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन ममता ने अपने ससुर रामचरण जी के सामने अपनी परेशानी रखी। पिताजी, मैंने आज तक आपके सामने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप घर के बड़े हैं।
लेकिन अब मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ पिताजी। आपने अपने इस आलसी और निठल्ले बेटे की शादी मुझसे कर दी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बेटी, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ? पिताजी, क्या आपको पता नहीं है कि वो कुछ करता धरता नहीं है? सारा दिन घर में पड़ा रहता है। आपको क्या लगा था कि सिर्फ शादी कर देने से वो सुधर जाएगा? उसने मेरी जिंदगी का चैन छीन लिया है। बेटी, मैं भी तो उसकी इन हरकतों से परेशान हूं। अब तुम ही बोलो, तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि वो कोई काम करे, अपनी जिम्मेदारी को समझे। बेटी, मैं भी तो यही चाहता हूं कि वो कुछ काम करे और अपनी जिम्मेदारी को समझे। अब वो तुम्हारा पति है, तुम उसे प्यार से समझाओ, शायद वो बदल जाए। मैं तो समझा समझाकर पागल हो चुकी हूँ। वो मेरी सुनते ही कहाँ है। सारा दिन बस घर में पड़े रहते हैं या पागलों की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। दिन बीतते गए लेकिन हालात और ख़राब होते गए। कुछ दिनों बाद रामचरण जी का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद ढिल्लू को और भी छूट मिल गई, क्योंकि अब उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं था। एक दिन ढिल्लू खाट पर लेटा हुआ आराम कर रहा था। उसे इस तरह आराम करता देख ममता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आपको शर्म नहीं आती? पूरे गांव के मर्द सुबह उठते ही अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उनकी पत्नियां चैन से जीती हैं, लेकिन मैं जब से इस घर में आई हूं, एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिला। अरे कैसी बातें कर रही हो ममता? तुम जानती हो मैं कब से काम की तलाश कर रहा हूं, लेकिन जहां भी जाता हूं वहां छोटे मोटे काम ही मिलते हैं, और छोटे मोटे काम करना मुझे पसंद नहीं है। मुझे कोई बड़ा करना है। बड़ा काम और तुम करोगे? छोटे मोटे काम तो तुमसे होते नहीं, तो भला बड़ा काम क्या होगा तुमसे? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अरे भाग्यवान, कुछ दिनों की बात है। देखना एक दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, नौकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे। बस भी करो, तुम तो रोज बस बच्चों की तरह बहाने बनाते हो। तुम मेरे पति हो, लेकिन पति वाली कोई बात है ही नहीं तुम में। अरे क्यों मुझे बच्चों की तरह डांट रही हो? मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। इज्जत? इज्जत उसकी होती है जो घर में कुछ पैसे कमा कर लाए। जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता, उसकी इज्जत कौन करेगा? अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मत करो मेरी इज्जत, जो मन में आए कहती रहो, लेकिन एक काम तो कर दो। मुझे बहुत भूख लग रही है, जरा 2 रोटी बना दो। तुम्हें खाना मांगते हुए शर्म नहीं आती? 2 दिन से घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। बताओ खाना कहाँ से बनाऊं? लेकिन तुम्हें किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बची है तो जाओ और कुछ काम करो, ताकि शाम तक हमारे घर का चूल्हा जल सके। ममता की कड़वी बातें सुनकर ढिल्लू भारी कदमों से घर से बाहर निकलता है। अब क्या करूं? मेरे पास ना काम है ना पैसे। आज तक उधार लेकर ही गुजारा किया, अब कौन उधार देगा? सबने ताने देना शुरू कर दिया है। एक आखिरी उम्मीद है सोहन भाई, वो हमेशा मदद करते आए हैं। शायद इस बार भी। भाई कैसे हो? आज तुम्हारी मदद चाहिए। घर में हालात बहुत खराब हैं, खाने को कुछ नहीं है। अगर थोड़ा उधार दे दोगे तो बड़ा एहसान होगा। वादा करता हूं अगले हफ्ते लौटा दूंगा। ढिल्लू, मैंने तुम्हारी पहले भी कितनी बार मदद की है, लेकिन तुमने कभी वापस करने की कोशिश तक नहीं की। पूरे गांव में ऐसा कौन है जिससे तुमने उधार ना लिया हो? भाई इस बार सच में हालात बहुत खराब हैं। ममता ताने दे रही है, प्लीज इस बार मदद कर दो। बातें बनाना तो तुम अच्छे से जानते हो ढिल्लू, पर कब तक दूसरों के भरोसे जिंदा रहोगे? कभी खुद के पैरों पर खड़े होने के बारे में सोचो। देखो भाई, मैं यहाँ ज्ञान सुनने नहीं आया। अगर पैसे हैं तो दे दो, वरना मत दो, मैं खुद संभाल लूंगा। ढिल्लू की ये बेपरवाह बात सुनकर सोहन का गुस्सा फूट पड़ता है। देखो भाई, मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि तुम 1 नंबर के मक्कार और धोखेबाज इंसान हो। पैसे लेकर लौटाने का नाम भी नहीं लेते। तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करना बेकार है। सोहन के ताने सुनकर ढिल्लू अपने घर की ओर बढ़ा, लेकिन कदम भारी थे। रास्ते में वो थककर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। अभी वो अपने हालात पर सोच ही रहा था कि दूर से गांव का मुखिया अपने 2 साथियों के साथ डंडा लिए उसकी ओर आते हुए दिखा। हे भगवान, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? ये मुखिया जी तो मुझे देखते ही पैसों की मांग करेंगे। अब मैं क्या जवाब दूं? बहुत हो गया ढिल्लू, तूने मुझे कब से बेवकूफ बना रखा है। तुझे अपनी चालाकियों और झूठे वादों का हिसाब देना ही होगा।
इस बार तेरी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। आज मैं तुझसे अपने पैसे वापस लेकर ही जाऊंगा। मुखिया जी, मेरी बात सुनिए। इस वक्त मेरी हालत बहुत ख़राब है। घर में खाने को कुछ नहीं है। बस थोड़ा और समय दीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा। अगर तुझे पैसे देने होते तो तू कब का चुका देता। तुझसे बड़ा कामचोर और धोखेबाज मैंने नहीं देखा। अरे तुझे तो धरती का बोझ कहना चाहिए। तूने तो अपने पिताजी की भी कभी कदर नहीं की। बेचारे इतने अच्छे और सच्चे इंसान थे जो बस तेरी इस कामचोरी की चिंता में चल बसे। मुखिया जी, एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं सच में वादा करता हूं 1 महीने के अंदर सारे पैसे लौटा दूंगा। देखते क्या हो, इसे मारो। तब तक मारो जब तक इसे अपनी औकात याद ना आ जाए। अब ये किसी से उधार लेने की हिम्मत नहीं करेगा। मुखिया की कड़वी बातें सुनकर ढिल्लू समझ गया कि वो आज बचने वाला नहीं। मुखिया के साथी ढिल्लू को मारने ही वाले थे कि अचानक ममता वहां पहुंच जाती है। मुखिया जी, इन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये आपका पैसा लौटा देंगे। कृपया इन्हें मत मारिए। ममता, सिर्फ तुम्हारी बात का मान रखकर मैं इसे आज छोड़ रहा हूं। लेकिन सुन लो, अगर इसने 1 महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो अगली बार इसका वो हाल करूंगा जो ये जिंदगी भर याद रखेगा। कब तक मैं तुम्हें पिटने से बचाती रहूंगी? अगर तुमने 1 महीने के अंदर पैसे नहीं लौटाए तो मुखिया तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ कर रख देगा। ममता सही कह रही है। अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो मेरी हालत बुरी हो जाएगी। लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? हाँ, एक काम कर सकता हूं। हमारे पास 2 बैल हैं। मैं एक बैल मुखिया जी को दे देता हूं। इस तरह मैं उनसे थोड़ी मोहलत ले सकता हूं। अगली सुबह ढिल्लू एक बैल की पेशकश करने के लिए मुखिया के घर पहुंचता है। मुखिया जी, मैं अभी आपके पैसे नहीं लौटा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन मेरे पास 2 बैल हैं जिसमें से एक मैं आपको देने आया हूं। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपना बैल वापस ले जाऊंगा। अरे वाह, आज तूने काम की बात की है। मुझे तेरी ये बात पसंद आई। तू ये बैल यहीं छोड़ दे। मुखिया को बैल देने के बाद ढिल्लू खुश होकर घर आकर ममता को सारी बात बताता है। ममता, आज मैंने मुखिया जी का सारा कर्ज चुका दिया है। अब वो कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे। फिर तुमने मुखिया जी के पैसे कैसे दिए? ममता, मैंने अपना एक बैल मुखिया जी को दे दिया, उनके कर्ज के बदले। अब हमारी जिंदगी से उनका झंझट हमेशा के लिए खत्म। क्या? तुमने बैल दे दिया और तुम इसे समझदारी मान रहे हो? क्यों? इसमें क्या गलत किया? बेवकूफ मुखिया जी नहीं तुम हो। एक बैल के बिना तुम खेत कैसे जोतोगे? अब एक बैल हमारे किस काम का है? हे ईश्वर, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ऐसा निकम्मा और मूर्ख पति मिला है। अब मैं क्या करूं ममता? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि एक बैल के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरा बैल वापस चाहिए। किसी भी तरह मुखिया जी से जाकर बैल वापस लेकर आओ, अभी के अभी। ढिल्लू शर्मिंदा होकर सिर झुकाता है और घर से बाहर निकल जाता है। ढिल्लू जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बेवकूफ़ी पर पछताने लगा। वो सोचने लगा कि अब हालात को कैसे संभाले। मैंने अपनी जिंदगी का क्या बना लिया? न पिता की बात मानी, न पत्नी की। अब क्या करूं? तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर एक लड़के पर पड़ी। वो लड़का कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहा था। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन हिम्मत और जिम्मेदारी साफ झलक रही थी। ढिल्लू हैरान होकर उसके पास गया। अरे भाई, तुम इतनी छोटी उम्र में इतना कठिन काम क्यों कर रहे हो? लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या करूं भैया, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। घर चलाने के लिए मुझे ही काम करना पड़ता है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो घर में खाना कैसे बनेगा? इतनी छोटी उम्र में इतना बोझ, तुम्हें थकान नहीं होती? थकान तो होती है, लेकिन जब पिताजी का ख्याल आता है तो सारी थकान दूर हो जाती है। वही तो मेरे सब कुछ हैं। ये सुनकर ढिल्लू चौंक गया। लड़के की बातें सुनकर ढिल्लू के दिल में कुछ टूट सा गया। लड़का बोला, भैया, आप चाहें तो हमारे घर चलिए, पिताजी से मिलकर अच्छा लगेगा। ढिल्लू उसके साथ उसके छोटे से घर गया।
वहां एक बूढ़ा व्यक्ति खाट पर लेटा हुआ था। लड़का तुरंत उनके पास गया, पानी पिलाया और बड़े प्यार से उनका हाल पूछा। ये सब देखकर ढिल्लू की आंखें भर आईं। वो मन ही मन सोचने लगा, एक मैं था जिसने अपने पिता की कभी कद्र नहीं की, और एक ये छोटा सा बच्चा है जो अपने बीमार पिता के लिए इतना कुछ कर रहा है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे अपने पिता रामचरण जी की बातें याद आने लगी, उनकी मेहनत, उनका प्यार और अपनी नालायकी। ढिल्लू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी पल उसने ठान लिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। काश मैंने अपने पिता की बात मान ली होती। अब मैं अपनी जिंदगी बदल कर रहूंगा, मेहनत करूंगा और एक जिम्मेदार इंसान बनकर दिखाऊंगा। अगली सुबह ढिल्लू सीधे मुखिया के पास गया। मुखिया जी, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं मेहनत करके आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। बस मुझे मेरा बैल दे दीजिए ताकि मैं खेत में काम कर सकूं। उसकी सच्चाई देखकर मुखिया भी नरम पड़ गया और उसे एक मौका दे दिया। इसके बाद ढिल्लू ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। वो खेतों में काम करता, लकड़ी काटता और छोटे मोटे काम भी करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों में उसने अपना कर्ज भी चुका दिया और अपना बैल भी वापस ले आया। अब ढिल्लू पहले जैसा आलसी नहीं रहा था। वो एक मेहनती और जिम्मेदार किसान बन चुका था। ममता भी अब खुश थी और उसे अपने पति पर गर्व होने लगा।